गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बच्चों आज अपन पढ़ेंगे सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स। तो पहला आता है सेल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, तथा आंतरिक प्रतिरोध। ये अपन चीज पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। ओके, सेल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध। तो पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं बच्चों आपके लिए सेल। सेल क्या होता है? सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करती है, परिपथ में धारा को लगातार बनाए रखती है। उसे अपन क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और सेल की दूसरी डेफिनेशन अपन छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। क्या होता है सेल? सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करती है, विद्युत धारा को, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और सेल को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं परिपथ के अंदर? इस प्रकार से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये बड़ी वाली लाइन जो होती है पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करती है और छोटी वाली लाइन जो होती है नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं? सेल को प्रदर्शित करते हैं। देखिए बच्चों, सेल क्या होता है? सेल में एक सॉल्यूशन भरा होता है एक पात्र के अंदर। उस सॉल्यूशन को अपन कहते हैं विद्युत अपघट्य। इसको तो अपन क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। और इसके अंदर जो ये दो धातु की प्लेट्स ऐसी डूबी होती है, छड़ जो होती है, उन छड़ों को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोड। उनको अपन क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसको अपन क्या करते हैं? बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, एनोड और कैथोड। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है? विद्युत अपघट्य में आयंस होते हैं। विद्युत अपघट्य में क्या होता है? आयंस होते हैं जो क्या करते रहते हैं? गति करता है। पॉजिटिव आयंस जो होता है एक टर्मिनल की ओर गति करता है, नेगेटिव आयंस जो होता है वो दूसरे टर्मिनल की ओर गति करता है। तो इन आयनों में क्या होता है? टक्कर होती है। टक्कर होने के कारण जो टक्कर होती है, उसी टक्कर को अपन क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि सेल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये तो होता है ओनली, केवल सेल को रिप्रेजेंट किया है, प्लस और माइनस। अब आंतरिक प्रतिरोध युक्त सेल को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो जिसका आंतरिक प्रतिरोध होता है उस सेल को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है आंतरिक प्रतिरोध युक्त सेल। ये ई, ये आर। ई होता है उसका विद्युत वाहक बल। ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध युक्त सेल और ये हो गया ओनली बिना आंतरिक प्रतिरोध युक्त सेल। ओके, अब चलते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात क्या होती है बच्चों अपनी? विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इसको अपन ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये होता है विद्युत वाहक बल। और इधर अपन लिख देते हैं टर्मिनल वोल्टता। ये होती है टर्मिनल वोल्टता। तो देखिए बच्चों, होता क्या है? विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता को V से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित करते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक यहाँ पर परिपथ लेता हूँ। यहाँ पर एक सेल है और यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है की, और यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध जुड़ा हुआ है R। ओके, और यहाँ पे मैंने लगा दिया वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर किसको रिप्रेजेंट, किसको मेजर करता है, किसको नापता है? वोल्टमीटर नापता है विभव। सेम टू सेम मैंने यहाँ पर भी एक सेल ले लिया, यहाँ पर एक कुंजी लगा दी और यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध ले लिया, कोई भी R। ओके स्टूडेंट्स, ये बाह्य प्रतिरोध R हो गया। यहाँ पर भी ये बाह्य प्रतिरोध R हो गया। और यहाँ पर क्या है? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और मैंने इसको यहाँ पर भी एक वोल्टमीटर लगा दिया। ओके, यहाँ पे तो मैंने क्या कर दिया? इसको कनेक्ट कर दिया, प्रेस कर दिया, तो धारा इधर भी प्रवाहित होगी, इधर से इधर आएगी और इसमें भी धारा क्या होगी?
प्रवाहित होगी। अब जो इसका पाठ्यांक जो आएगा, वोल्टमीटर का पाठ्यांक जो आएगा, उसको अपन कहेंगे टर्मिनल वोल्टता। और यहाँ पर देखिए जो वोल्टमीटर यहाँ पर क्या करेगा, धारा इसमें नहीं जाएगी, बाह्य प्रतिरोध में नहीं जाएगी, सिर्फ किस में जाएगी, वोल्टमीटर में जाएगी। तो इसका जो वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक आएगा उसको अपन क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल। देखिए बेटा फिजिक्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। आप अपनी पूरी जब भी आप फिजिक्स यानी कि जब तक आप पढ़ते रहेंगे, यानी कि अपनी पूरी लाइफ में ये भूल नहीं पाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप ध्यान से अगर देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को, और किसी बुक में या आपको ऐसे एक्सप्लेन करा हुआ नहीं मिलेगा। विद्युत वाहक बल से कई बच्चे क्या सोचेंगे, विद्युत वाहक बल ये तो कोई फोर्स है, कोई बल है, जबकि ये कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ इसका नाम है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके। और टर्मिनल वोल्टता देखिए, टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे तो इसमें क्या कर रही है, पूरे परिपथ में धारा जा रही है और प्लस वोल्टमीटर में भी धारा जा रही है। यहाँ पर पूरे परिपथ में धारा नहीं है, यानी कि I बराबर 0 है यहाँ पे, और यहाँ पर I डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये तो क्या है, खुला परिपथ, खुला परिपथ है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और ये है बंद परिपथ, क्लोज सर्किट। ये क्या है बच्चों, बंद परिपथ है, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्लोज सर्किट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपन इनके दोनों की डेफिनेशन पर। देखिए बच्चों, मैं एक बार पहले बता देता हूँ, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है परिपथ में, सिर्फ केवल कहाँ जा रही है, पूरा का पूरा करंट वोल्टमीटर में जा रहा है। तो वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक आएगा वह क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। और यहाँ पर जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक आएगा वह क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टता। देखिए बच्चों, इसका पाठ्यांक इसके पाठ्यांक से ज़्यादा होगा, अर्थात विद्युत वाहक बल जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टता से हमेशा विद्युत वाहक बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। इक्वल भी हो सकता है लेकिन कभी भी कम नहीं हो सकता है। अब चलते हैं अपन इसकी डेफिनेशन पर। खुले परिपथ में सेल के सिरों पर विभवांतर जो होता है वह विद्युत वाहक बल कहलाता है, और बंद परिपथ में सेल के सिरों का विभवांतर क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। ये देखिए पूरी की पूरी धारा, खुले परिपथ में सेल के सिरों पर जो विभवांतर होता है, जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है तब सेल के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वह टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। और जब सेल के सिरों से धारा ली जाती है, जब सेल से परिपथ को धारा दी जाती है, तो सेल के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको अपन कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। देखिए बच्चों, आप अगर मार्केट से कोई सेल लेके आते हैं, उस सेल के ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, उसके ऊपर लिखा आता है 1.5 वोल्ट, तो वो 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल है या टर्मिनल वोल्ट था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। यानी कि जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है तो उसके सिरों पर विभवांतर होता है 1.5 वोल्ट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्या हो गया है, क्लियर हो गया है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है और टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। ओके, मैंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर मान लीजिए आपका जो बैटरी का जो सेल है उसके ऊपर लिखा है 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट उसकी क्या होती है, टर्मिनल वोल्टता होती है, वो सॉरी विद्युत वाहक बल होता है, टर्मिनल वोल्टता नहीं होती है। टर्मिनल वोल्टता कब नापी जाएगी, जब उस सेल को परिपथ में लगाएंगे। तो परिपथ में जब लगाएंगे तो उसके जो टर्मिनल वोल्टता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर प्राप्त नहीं होगी। ये हमेशा क्या होता है, विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता से अधिक हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, मैं अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं कि आप हमारे चैनल पे लाइक, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अब चलते हैं अपन सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, वैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बच्चों कि जो
वो जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को अपन क्या कहते हैं, उसका प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध मीन्स सेल के अंदर का प्रतिरोध होता है, यानी कि सेल के अंदर आयनों के मध्य क्या होती है, टक्कर होती है। आयनों के मध्य टक्कर होती है जो अंदर धारा के मार्ग में क्या करते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं, और उसी को अपन क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब आंतरिक प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, देखिए इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर इज द CID/80। ये याद रखने की बातें होती हैं कि प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। यह R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, और R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। अब मैं इसको एक एक को समझा देता हूँ। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है सेल के विद्युत अपघट्य की सांद्रता के समानुपाती होती है। अगर आयनों की सांद्रता ज़्यादा है, उसके अंदर विद्युत अपघट्य के अंदर सांद्रता ज़्यादा होगी, आयनों के मध्य टक्कर ज़्यादा होगा, और प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान। दूसरा होता है सेल से आने वाली धारा के भी समानुपाती होता है। सेल में धारा अगर ज़्यादा प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा, उसका आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। दूसरा होता है D, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य के बीच की दूरी। जैसे मान लीजिए क्या है, अपने पास में कोई सेल है, इसमें मैंने एक डुबो दिया और एक दूसरी इलेक्ट्रोड डुबा दिया। अगर दोनों के मध्य की दूरी क्या है बेटा, ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके समानुपाती होती है। और दूरी जैसे जैसे कम होती है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर दूरी अगर मान लीजिए बढ़ा देंगे, एक इतना बड़ा सेल बनाया, मैंने एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाया, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाया, तो आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा, दोनों इलेक्ट्रोडों को पास पास में लिया है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा आता है बेटा, यानी कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो सेल के इलेक्ट्रोड होते हैं, वो सॉल्यूशन में डूबे हुए क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अगर ज़्यादा डूबा हुआ है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम है, और कम डूबा हुआ है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। तीसरा आता है बेटा टेम्परेचर पर, यानी कि अगर मान लीजिए सेल का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम, और कम है तो आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा ज़्यादा। इस प्रकार से अपन ने पढ़ा है सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध। अब बेटा अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। टर्मिनल वोल्टेज तो खुले परिपथ में होती है, विद्युत वाहक बल तो खुले परिपथ में होता है, और टर्मिनल वोल्टेज बंद परिपथ में होती है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है इनमें संबंध, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, विद्युत वाहक बल इसको बोलते हैं E, टर्मिनल वोल्टता इसको बोलते हैं V, तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध। ये बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता में संबंध होता है E-V/R। ये होता है जहाँ R कोई बाह्य परिपथ टर्मिनल वोल्टता और सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो देखिए अपन इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध है E, जिसका आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है। और मैंने बताया था आपको कि सेल को आंतरिक प्रतिरोध युक्त सेल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बाह्य परिपथ में कोई प्रतिरोध जोड़ दिया R, ओके, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया R। ये हो गया प्लस,
ये हो गया माइनस। तो देखिए बच्चों, जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, सेल का विद्युत वाहक बल वो होता है E बराबर होता है R के सिरों पर विभव प्लस स्मॉल r के सिरों पर विभव। ये होता है किसका मान? E का। E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा स्मॉल r के सिरों पर विभव। V इक्वल टू होता है IR। सही, तो ये हो गया I स्मॉल r और यहाँ पर r के सिरों पर विभव हो जाएगा V। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको। ये होगी कुल ऊर्जा जो होती है, ये जो अपनी ऊर्जा है वो इन दोनों को दे देगा। अब यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ IR, तो क्या करेंगे? E माइनस वी इक्वल टू IR। R जहाँ सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, R बराबर हो जाएगा E माइनस वी अपॉन I। ओके, और बच्चों अपन जानते हैं क्या होता है? R बराबर हो गया E माइनस वी अपॉन I और I बराबर होता है V अपॉन R। तो R बराबर आ जाएगा E माइनस वी अपॉन V अपॉन R। R बराबर हो गया E माइनस वी अपॉन V इंटू R। ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? दोनों में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये वाला जो फॉर्मूला है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर्मूला है, इसको भी अपन समझते हैं क्या है ये। देखिए, अगर अपने को मान लीजिए टर्मिनल वोल्टता दे रखी है, टर्मिनल वोल्टता अगर अपने को दे रखी है तो अपन क्या कर सकते हैं? धारा भी ज्ञात कर सकते हैं। स्पेशल पॉइंट देखिए, E बराबर होता है IR प्लस V और E बराबर होता है अपन इस जगह पे लिख सकते हैं V इक्वल टू, लिख सकता हूँ मैं ओम के नियम से, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे लिख सकते हैं IR। देखिए I बराबर हो गया R प्लस R। तो सेल से प्राप्त धारा I बराबर हो जाएगा E अपॉन R प्लस R। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ? I बराबर E अपॉन R प्लस R। सेल से प्राप्त अधिकतम धारा, सेल से प्राप्त अधिकतम धारा क्या हो जाएगी? I मैक्सिमम इज इक्वल्स टू E अपॉन R, और अधिकतम धारा के लिए R बराबर हो जाएगा 0। देखिए बच्चों, इसका एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए इसका एग्जाम्पल है, किसी 12 वोल्ट की बैटरी से 4 ओम का प्रतिरोध, किसी 12 वोल्ट की बैटरी से 4 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, तो सेल से प्राप्त धारा का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध
आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। अपने को क्या ज्ञात करना है, एक 12 वोल्ट की कोई सेल है जिससे 4 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो सेल से प्राप्त धारा का मान ज्ञात कीजिए यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। तो देखिए बच्चों, I इक्वल टू होता है E/R प्लस R। यहाँ पे दे रखा अपने को E बराबर 12 वोल्ट, R बराबर 2 ओम और कैपिटल R बराबर 4 ओम। अगर ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो I बराबर आ जाता है 12/2 प्लस 4 12/6 और आंसर आ जाएगा 2 एम्पीयर। इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, सेल से प्राप्त धारा ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अधिकतम धारा ज्ञात करना है तो अपन क्या कर देंगे, 4 ओम को शून्य कर देंगे। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेलों का संयोजन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेलों का संयोजन। देखिए क्या है, सेलों का संयोजन। देखिए बच्चों, अपन ने पढ़ा था पहले संधारित्रों का संयोजन, फिर पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन, और फिर आज पढ़ेंगे अपन सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला आता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो पहला आज अपन पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, मान लीजिए अपने पास में 2 सेल हैं जिनका विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है। जिन दोनों सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा जाता है। तो देखिए बच्चों, ये एक हो गया सेल E1, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R1। दूसरा सेल E2 है, उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, उसका आंतरिक प्रतिरोध है R2 और इसका आंतरिक प्रतिरोध R1। इसका विद्युत वाहक बल E1 और इसका विद्युत वाहक बल E2, इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। यहाँ पर भी इसको जोड़ दिया। ओके स्टूडेंट्स, दोनों से अपने पास में यहाँ पे क्या कर दिया, इन दोनों को अपन ने जोड़ दिया है बाह्य प्रतिरोध से। इन दोनों को बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ दिया। ये हो गया पॉइंट A और ये हो गया पॉइंट B, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए बच्चों, सेल E1 के लिए, प्रथम सेल के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्रथम सेल के लिए क्या करेंगे, E1 बराबर IR1 प्लस V1, इसकी टर्मिनल वोल्टता कितनी है, V1 है। और दूसरे सेल के लिए क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1, दूसरे सेल के लिए E2 बराबर IR2 प्लस V2, समीकरण नंबर 2। ओके, समीकरण 1 से V1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और समीकरण 2 से V2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। समीकरण 1 से यहाँ पे देखिए V1 को यहाँ पे रोक लेंगे तो IR1 इधर आ जाएगा, तो V1 इक्वल्स टू E1 माइनस IR1, और समीकरण 2 से V2 इक्वल टू E2 माइनस IR2। ओके, इसको देंगे समीकरण नंबर 3 और इसको देंगे समीकरण नंबर 4। इस प्रकार से अपन ने 2 समीकरण फाइंड कर लिया है। 1 मिनट देखिए बच्चों क्या होता है, इन दोनों समीकरणों को मिलाकर अपन क्या करेंगे,